हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। आज हम गोर्बाचेव और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें गोर्बाचेव और सोवियत संघ, इसमें मतलब गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और सोवियत संघ का इन पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी जिसका प्रभुत्व 70 साल से यूएसएसआर के ऊपर था, वही कम्युनिस्ट पार्टी में एक महासचिव बने थे जिनका नाम था गोर्बाचेव। ठीक है, ये एक मतलब जो यूएसए में जो आइडियोलॉजी चलती थी पूंजीवादी की, वो उससे मतलब क्या बोलते हैं कि उससे जो जैसे यूएसए में पूंजीवादी विचारधारा चलती है, तो वो उस विचारधारा से सहमति रखते थे। ठीक है, यानी कि जो गोर्बाचेव की विचारधारा थी वो यूएसए की विचारधारा से कुछ मेल खाती थी। जो नई नई पूरी दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे थे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस के लिए वो उन चेंजेस के प्रति मिखाइल गोर्बाचेव आकर्षित थे और वो उन चेंजेस को अपने संघ में यानी कि यूएसएसआर में भी करना चाहते थे। तो उनका उनका जो मतलब चेंजेस लाना था, वो किस तरह से यूएसएसआर पर इफ़ेक्ट हुआ, वो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। गोर्बाचेव ने कुछ सुधार प्रणालियाँ की थी जो निम्न प्रकार हैं। जैसे ग्लासनोथ जो का मतलब है खुलापन, मतलब ग्लासनोथ को मतलब खुलाईपन को ग्लासनोथ बोलते हैं रूस की रशियन भाषा में। तो अब जैसे भारत में कोई स्कीम चलती है तो वो भारतीय के नाम से चलेगी। ठीक है, ऐसे अगर रूस में कोई स्कीम चलती है तो रशियन नाम से चलेगी। ऐसे ही खुलापन नाम है और उसे रशियन भाषा में ग्लासनोथ बोलते थे। तो क्या हुआ ना कि खुलेपन का मतलब ज्ञान का प्रसार करना। उन्होंने जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने अपने जनता को ज्ञान का प्रसार करने के लिए, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को और ब्रॉड करने के लिए, नए नए विचार को, नई नई आइडियोलॉजी को समर्थन देने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। और इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो यूएसएसआर की विचारधारा है उससे लोग बाहर निकलें और एक जो वर्ल्ड में नए नए चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें और उन चेंजेस को अपने यूएसएसआर में भी लेकर आएँ। उनका एक मतलब ये एक वो थी, स्कीम थी ग्लासनोथ। ठीक है, अगली जो उनकी सुधार प्रणाली थी पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, दोबारा से बनाना, जिसको हम पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं। ये हेडिंग है रशियन भाषा में। तो इसमें क्या था कि गोर्बाचेव के सुधारों से संबंधित दूसरी प्रणाली पेरेस्ट्रोइका थी। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव दबाव की जगह सहमति के द्वारा किए जाने पर बल दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो आपको, जैसे मैं हूँ और कोई एक व्यक्ति है, अगर मैं उससे कहूँ कि नहीं आपको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर दबाव नहीं देना है, उसकी सहमति से ही अपने देश में चेंजेस लाने हैं। उसी को ही पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है कि भाई आप दबाव से काम मत करिए, आप एक मतलब सहमति से कार्य कीजिए। ठीक है, राजनीतिक सुधार, इसमें क्या था, इनकी सुधार प्रणाली में एक ये था राजनीतिक सुधार। इसमें जैसे कि अमेरिका के साथ यूएसएसआर की हथियार बनाने की होड़ लग गई थी। इन्होंने उन हथियारों का निशस्त्रीकरण किया, मतलब कम करना और ख़त्म करने का निश्चय किया, जिससे उनका खर्च में बचाव हो सके। और अफ़गानिस्तान में जो ये अनवांटेड रूप से मतलब घुस गए थे, उसको अपनी सेना को वहाँ से बाहर निकाला
और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस, पूर्वी यूरोप से जो पूर्वी यूरोप थे, जो जहाँ जिन देशों में इनका प्रभुत्व था, उन देशों से भी अपनी सेना को वापस बुला लिया अपना खर्च कम करने के लिए। ये इनकी सुधार प्रणाली में के अंतर्गत आता था। ठीक है, 3 सुधार प्रणाली थी। एक तो ग्लासनोथ जिसको खुलापन बोलते हैं, दूसरा ज्ञान का प्रसार, दूसरा हेडिंग थी इनकी पेरेस्ट्रोइका जिसको रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि पुनर्रचना बोलते हैं। ठीक है, दबाव से नहीं करना, सहमति से काम करना है। ठीक है, तीसरी जो हेडिंग थी वो राजनीतिक सुधार थी, यानी कि जो रूस की जो सेना दूसरे देशों में थी जिनसे उनका खर्च बढ़ता था, उस सेना को उन्होंने वापस बुला लिया। जैसे अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के देशों से उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। अब गोरबाचेव की सुधार प्रणाली का भी विरोध हुआ था वहाँ पर। उनका विरोध में एक नेता थे बोरिस येल्तनिस। इन्होंने मतलब एक इनके जो सुधार प्रणाली थी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था बोरिस येल्तनिस ने। ठीक है, इनका जो बोरिस येल्तनिस है, इनका क्या प्रभाव पड़ा, इन जो ये मतलब व्यक्ति थे, नेता थे, इनका शीत युद्ध के अंत पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन, एक हेडिंग है सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ के विघटन में जैसे सोवियत प्रणाली है, मैंने कहा था कि 15 राष्ट्र आते हैं, जिनमें से मतलब 15 राष्ट्र आते थे इसमें, तो वो सब अलग अलग हो गए थे। तो कौन कौन से वो देश थे, यूक्रेन था और बाल्टिक भी देश थे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें सोवियत संघ का विघटन हेडिंग है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि 1991 में जो बोरिस येल्तनिस थे वो रूस के पहले प्रधान मतलब राष्ट्रपति बने थे। रूस बोल रहा हूँ मैं, अब यूएसएसआर नहीं बोल रहा, क्योंकि जो यूएसएसआर 1991 के बाद विघटित हो गया और रूस अलग हो गया और देश अपने अलग अलग हो गए थे। तो जिसमें रूस मतलब इन्होंने जो 1991 में जो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, यूक्रेन था, रूस था और एक बेलारूस था, इन्होंने सोवियत संघ का सदस्य होने की मतलब सोवियत संघ की सदस्यता को ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी। 3 गणराज्य यूक्रेन, रूस और बेलारूस। ठीक है, तो और उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस का गठन किया था। जो देश इन देशों के अंतर्गत आते हैं वो यूएसएसआर से अलग हो गए थे। कुछ और मध्य एशिया के कुछ देश थे जो अभी भी यूएसएसआर के संगठन में सम्मिलित थे। जब इन तीनों देश गणराज्य ने अपने अपने देश को अलग अलग कर लिया था तो इन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगा, आश्चर्यचकित हुए कि भाई इतना बड़ा गणराज्य इतनी जल्दी कैसे टूट गया। सबने अपनी अपनी स्वतंत्रता की अलग अलग मांग रख दी और अलग अलग होने की घोषणा भी कर दी। तो जो मध्य एशिया के लोग थे वो तब भी उन्हीं के साथ थे, यूएसएसआर के साथ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो टूटता चला गया था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? पहला पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं का कमज़ोर होना। राजनीतिक संस्थाओं का कमज़ोर होना मतलब कि जो वहाँ पर एक दल का प्रभुत्व था वो अंदर ही अंदर अपना मतलब कि कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि वहाँ पर नौकरशाही बढ़ गई, लोगों की बोलने की अभिव्यक्ति को ख़त्म किया जा रहा था। इस तरह से वहाँ पर लोगों के पर अत्याचार होना शुरू हो गया था, जहाँ पर जनता ने अपनी सरकार से, जो एक दल की सरकार थी, उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, जो एक उन क्वेश्चन को मतलब झेल नहीं पाई और एक मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी का अंत हो गया था 1991 में, मतलब यूएसएसआर का अंत हो गया था। दूसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक संस्थाओं का कमज़ोर होना। वहाँ पर मैंने बताया कि वहाँ पर जो यूएसएसआर था वो दूसरे देशों की सेना, मतलब जो रूस था वो दूसरे देशों की सेना पर, अपने देश की सेना दूसरे देशों में ले जाता था और वहाँ पर उन देशों पर की सिक्योरिटी पर अपनी सेना से खर्च कराता था। मतलब कि ये है कि जैसे हमारी भारत की सेना है, हम नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सभी देशों में भेज दें और उनसे कहें
कि भाई ये हमारी मतलब सेना है, हम आपकी सिक्योरिटी रखेंगे, आप पर कोई हमला नहीं करेगा। तो खर्च किसका होगा? भारत का ही होगा ना। तो एक ये भी कारण था ज़्यादा खर्च होने का रूस का। ठीक है, इसलिए आर्थिक संस्था वहाँ पर कमज़ोर हो गई थी। आर्थिक संस्था का मतलब कि बैंक कमज़ोर हो गए थे, जो लोन देने वाले संस्था थी वो सब कमज़ोर हो गए थे, जिससे लोगों का पर आर्थिक संकट आ गया था। अगला पॉइंट है जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव। मतलब कि जब जनता ने देखा, रूस की जनता ने, यूएसएसआर की जनता ने देखा कि हमसे ज़्यादा डेवलप तो यूएसए और उससे जुड़े पश्चिमी देश हैं, तो उन्होंने समझा कि मतलब जो हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली है, हमारे जो यूएसएसआर की राजनीतिक प्रणाली है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर नए नए आइडियाज़ डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था है, यूएसएसआर के जो लोग हैं उनकी, यूएसएसआर के जो लोग हैं उनकी जो जनता है, उनकी जनता का जो झुकाव है यूएसए की साथ आ गया था। ठीक, अगला जो पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। वही बात है कि नौकरशाही ज़्यादा हो गई थी, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लग गए थे। फिर अगला पॉइंट है जनता की आकांक्षाओं का पूरा न होना। एक पैरामीटर सेट किया हुआ था गरीब लोगों का भी कि इससे नीचे की ज़िंदगी ये नहीं बिताएंगे, इतनी सैलरी इनको पर मंथ दी जाएगी, चाहे गरीब से गरीब हो, हर व्यक्ति का रोजगार था। तो वो सब धीरे धीरे कम होता चला गया। लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाओं पर भी मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। एक कारण ये था। राष्ट्रवादी भावना एवं संप्रभुता की इच्छा। जब सोवियत संघ की जनता ने ये देखा कि हम लोग पिछड़ रहे हैं पश्चिमी देशों के तौर पर, मतलब पश्चिमी देशों के मुकाबले हम लोग पिछड़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक राष्ट्र भावना और मतलब एक राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई और अपने अपने देश को अलग अलग करने की मांग शुरू कर दी थी। जितने भी वहाँ पर राजनीतिक नेता थे अपने अपने देश के, उन्होंने अपने अपने देश को अलग अलग करने की घोषणा कर दी थी। अब अगला पॉइंट आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए थे। अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए कि सबसे पहला परिणाम तो ये है कि शीत युद्ध खत्म हो गया था। 1945 या 46 से 1991 तक जो भी दो पोलर थे इस धरती पर वो ख़त्म हो गए थे। शीत युद्ध खत्म हो गया, दो पोलर की जगह अब एक पोलर आ गया था यूएसए। क्यों? क्योंकि जब यूएसएसआर टूट गया तो अलग अलग देश बने। अब ये मान लो कि अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, अगर ये देश मिल जाएं और एक देश बन जाए, भारत एक देश बन जाए, एक कॉन्टिनेंट बन जाए, तो ज़्यादा पावरफुल होगा या ये अलग अलग ज़्यादा पावरफुल होंगे? अगर एक साथ रहेंगे तो ही तो ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ऐसे ही यूएसएसआर के साथ हुआ था कि सब देश अलग अलग हो गए तो रूस अकेला रह गया और इनकी जो इकोनॉमी थी और पावर थी वो सब बढ़ती चली गई, जिससे बाईपोलर की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। और इस स्थान पर फिर यूएसए ऊपर आ गया, जो कि आज भी यूनिपोलर यानी कि एक ही पोलर है पूरी दुनिया में, यूएसए। तो मतलब यही था कि इसके विघटन के परिणाम शीत युद्ध खत्म हो गया था। दूसरा कि जो परमाणु युद्ध पर मतलब परमाणु हथियार बनाने की होड़ थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी सेनाओं का दूसरे देशों में इंटरफेयर करना ये भी ख़त्म हो गया था, और दूसरे देशों का जो प्रभुत्व जमाने की होड़ थी वो भी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और एक पॉइंट ये आता है कि एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था, पहले जब शीत युद्ध चल रहा था तो जो बड़े बड़े आइडियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि ये देखा जाएगा लास्ट में कि साम्यवादी विचारधारा यानी कि समाजवादी विचारधारा ज़्यादा प्रभावी होती है दुनिया पर या पूंजीवादी विचारधारा। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया था तो सबको लग गया था कि समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावी पूंजीवादी विचारधारा है, जो आज
जो कि अमेरिका ने अपनाई थी, और वही मतलब एक एकजुटता से दुनिया के सामने खड़ी रही, और साम्यवाद यानी कि समाजवादी विचारधारा का मतलब दुनिया से मतलब कम स्थानों पर रह गई थी। जैसे हमारा देश है, भारत है, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, कई सारी हैं। तो वहाँ पर पहले जो मतलब अलायंस बनता था, मतलब 1980 और 90 के बीच में जो अलायंस बनते थे कांग्रेस के और गठबंधन बनते थे, उसमें बड़ी भूमिका जो था कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो निभाते थे। कम्युनिस्ट पार्टीज़ सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट पार्टीज़ जो थी, जिन्हें लेफ्टिस्ट पार्टी बोला जाता है, वो ज़्यादा मतलब महत्व रखती थी। उनके बिना गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं बनती थी। लेकिन आज धीरे धीरे उनका प्रभुत्व भी कम हो गया है। जैसे बीजेपी उभर कर सामने आई है, तो उनके का जो प्रभुत्व है लेफ्टिस्ट पार्टी का, वो बहुत कम हो गया है। उनके अब कोई मायने नहीं रखते। ऐसे ही दुनिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूस में ही सिमट कर रह गई थी। ठीक है। और इसमें जो है उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा उभर कर सामने आई थी। और जब यूएसएसआर टूट गया था तो कुछ देश पूर्वी यूरोप के देश थे, जो कुछ देश पूर्वी यूरोप के देश नाटो में आना चाहते थे, और मध्य एशिया के जो देश थे वो वार्सा संधि में आना चाहते थे। नाटो संधि और वार्सा संधि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हैं। तो मतलब अपनी अपनी सिक्योरिटी को कंफर्म करना चाहते थे जो जो देश टूटे थे रूस से। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या आता है, सोवियत संघ के उत्तराधारी के रूप में रूस का उदय। मतलब कि जब यूएसएसआर टूट गया तो एक मतलब उत्तराधिकारी भी इनका होना चाहिए था, क्योंकि नए नए जब स्वतंत्र होते हैं देश, उनका एक उत्तराधिकारी होता है जो मतलब कि उन्हें सहायता देता है, मतलब ये सब काम करता है। तो वो रूस बन गया था। तो सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को दी गई। जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसकी सीट यूएन में मतलब रूस को दी गई थी कि भाई ये हमारी तरफ से ये देश है, रूस जो देश है ये प्रभुत्व रखता है, और इसको मतलब यूएन में स्थायी सीट दी जाए, जिसके लिए भारत आज भी प्रयास लगातार करता रहता है, जिसमें वीटो पावर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट ये है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी उन सबको उत्तरदायी रूस पर आ गया था। जो यूएसएसआर के टाइम पर जो संधियां हुई थी विभिन्न देशों के बीच में, उसका जो उत्तरदायित्व वो रूस पर आ गया था कि भाई अब आपको आगे ये कैसे फॉलो करानी है, वो सब रूस देश पर ही मतलब दायित्व था। तो रूस के द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कई संधियां, जब यूएसएसआर टूट गया था तो रूस ने अमेरिका के साथ कई सारी निशस्त्रीकरण संधियां शस्त्रों की थी, जो एक आगे जाके मतलब कि महाशक्ति ना बनने का भी एक कारण बना था। और जो यूएसएसआर रूस की जो मतलब इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसमें मतलब जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सब मतलब उन्हें फॉलो कर, रूस जो है उनकी विचारधारा को फॉलो करने लग गया और उनसे हेल्प लेने लग गया, जो एक महाशक्ति की निशानी नहीं होती है। तो ये सब मतलब सोवियत प्रणाली का विघटन के कारण थे। अब आगे शॉक थेरेपी क्या है, हम अगली वीडियो में शॉक थेरेपी पढ़ेंगे और इसके क्या परिणाम थे, और मतलब क्या संघर्ष था और क्या तनाव था इनके बीच में, वो सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं। उसका जवाब आपको अगली वीडियो में या कमेंट पर ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।